लिखो। चलो भाई, तो हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। आज पहली कक्षा है जीव विज्ञान की ऑफिशियली। थोड़ा बीच में ब्रेक लेना पड़ा था, कुछ समस्या थी, लेकिन अब उस समस्या के बाद हम लिखवाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस आप ध्यान से सुनेंगे। लिखने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल आपके पास पहले से ही होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन करें। जो भी इससे रिलेटेड समस्या होंगी आप उसे बेझिझक होकर पूछेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम जीव विज्ञान है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, पता है ना? यस सर। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान क्या है बताओ? आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। इसको हम शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट, है ना, और ज्ञान का मतलब जानकारी लेना, जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना, यही है ना, ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के साइंसिया वर्ड से हुई है। किससे हुई है? साइंसिया वर्ड से हुई। इसका मतलब होता है टू नो, टू नो या नॉलेज, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी, देखो, आपको कुछ पता नहीं था ये क्या है, ये क्या है, मार्कर है, आपको पता नहीं था पहले से क्या है। आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है, विशिष्ट तरीके से जानना है, अच्छे से जानना है। क्यों आया, कैसे आया, किसने बनाया, कब बनाया, किस किस चीज़ से मिलकर बनाया, क्या इसका फंक्शन है, इसका उद्देश्य क्या था, क्या सोचा हो बनाने से पहले। तो ये सब, इसके बारे में पूरा एकदम अध्ययन करना, यही विज्ञान है। अब विज्ञान ये तो है नहीं कि केवल जीवधारियों का अध्ययन करेगा। इस ब्रह्मांड में कुछ भौतिक कारक होते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम भौतिक विज्ञान में उनका अध्ययन करते हैं। एक है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के रासायनिक गुणों का जो अध्ययन करते हैं, ठीक। एक जीव विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है, उसमें हम दुनिया में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उन समस्त जीवधारियों का अध्ययन किस में करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। समझ में आई? तो जीव विज्ञान जो है ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। तो जो ग्रीक वर्ड है वो वर्ड है बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब वही स्टडी या डिस्कोर्स, विस्तृत अध्ययन करना, ठीक है। तो जितनी भी लाइफ है, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं इस दुनिया में, उन सब की स्टडी हम लोग करेंगे। लाइफ फॉर्म्स का क्या मतलब है? मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, हम कुछ जीवों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन है ना, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो उन सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम करेंगे। कुछ जीव हवा में हैं, वो सूक्ष्म जीव, कुछ जमीन पर मिट्टी में पड़े हुए हैं, कुछ जल में हैं। और इस सूक्ष्म जीव जो हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वो प्रेजेंट हैं सभी जगह, जो हमको रोग भी पैदा करते हैं, है ना। वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, तो उनकी हम अध्ययन करेंगे इसमें। उसके बाद छोटे छोटे पौधे हैं, पानी में तैर रहे हैं, हरी हरी काई जैसी, उनको शैवाल बोलते हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम। कुछ फंगस हैं, कुछ जो है फंगस हैं, हम फंगस का अध्ययन करेंगे। दुनिया में जितने प्रकार के कवक पाए जाते हैं हम सब उनका अध्ययन करेंगे, इसी में करेंगे उन सब का अध्ययन, ठीक है, इस बायोलॉजी में करेंगे। और छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें छोटी छोटी जड़ें होंगी, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होंगी, उनको ब्रायोफाइटा बोलते हैं, उन सभी ब्रायोफाइट पौधों का अध्ययन हम इसमें करेंगे।
कुछ झाड़ी जैसे पौधे होते हैं जिनको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं, उनमें पुष्प नहीं बनते हैं, उनका हम अध्ययन इसी में करेंगे। उसके बड़े 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 पौधे होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं, जिनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, नग्नबीजी पौधे बोलते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। और जितने भी इसमें फ्लावरिंग प्लांट हैं इस दुनिया में, उन सब का अध्ययन हम इसी में करेंगे। ऐसे ही जानवरों को, वो शुद्ध प्रोटोजोआ हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जंतु होते हैं, उनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। उसके बाद उनसे विकसित जंतु होते हैं, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, ठीक है, एस्केलमेंथिस है, एनिलिडा है, मोलस्का है, ये सारे हैं, कॉर्डेटा है। इन सब का अध्ययन हम एक बैक्टीरिया से लेकर और विशालकाय व्हेल तक, एक बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल तक, विशालकाय सिकुआ का पौधा होता है 100 मीटर ऊंचा, उसका सबका अध्ययन हम सभी बायोलॉजी का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी है, हम इसमें दुनिया भर की जो लाइफ फॉर्म्स हैं उन सब का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी विद द लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। देखो अभी इस जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। जिन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी में, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम फंगस का अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं, उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों का अध्ययन करने के लिए हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ये तो हमारी लाइफ फॉर्म थी पृथ्वी पर, जल थल स्थल पर पाई जाने वाली, ठीक है। लेकिन इस पृथ्वी के अलावा भी देखो जीवन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, ठीक। ये हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, ठीक है। और ये हमारा है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी इसको बोलते हैं जलमंडल, ठीक है। तो इन तीनों में, वायु में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवर आप देखते होंगे, जंतु देखते होंगे, हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। जमीन पर तो देखते ही अक्सर, सांप है, केंचुआ है, मेंढक है, टिड्डा है, बहुत सारी चीजें हैं देख रहे हैं जमीन पर, ठीक है। और पानी में दुनिया भर की मछलियां हैं, घड़ियाल है, बहुत सारे समुद्री जीव, समुद्र तो पाए जाते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा यथेष्टता है। उसमें भी पौधे अलग हैं, शैवाल अलग हैं, बड़े बड़े पौधे अलग हैं, है ना। और बहुत कई प्रकार के जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं, जानवर उसमें पाए जाते हैं, मछलियां हजारों प्रकार की, तो मछलियां हैं, मगरमच्छ है, उसके भी सांप होते हैं, तो सारे क्या है, ये हमारा जीवन जो है इसको बोलते हैं हम ये हमारा जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों पर ये हमारा कहलाता है बायोस्फीयर। क्या कहलाता है ये, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, ठीक है। ये तो बात थी पृथ्वी की, खाली पृथ्वी की। लेकिन बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। उसमें हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी के अलावा हमारे इस ग्रह, इस प्लेनेट, इस अर्थ के अलावा जो अदर ग्रह हैं उन पर लाइफ की जो खोज चल रही है, उसका अध्ययन जो हम करेंगे वो हम एक्सोबायोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे, एक्सोबायोलॉजी में, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी में, बहिर्जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ी सी
जो बायोलॉजी टर्म है, जो बायोलॉजी टर्म है, उस बायोलॉजी टर्म को दिया था दो साइंटिस्ट थे। एक थे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे जी ट्रेविरेनस। जो बायोलॉजी जो टर्म है, जो बायोलॉजी शब्द है, कि बायोलॉजी शब्द है क्या, इस शब्द को देने वाले जो थे वो थे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है, और एक दूसरे थे जी ट्रेविरेनस। इन दोनों ने 1802 में ये बायोलॉजी टर्म दिया था, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी की मैंने बताया था थोड़ा सा, बायो प्लस लोगोस, है ना। तो बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, ठीक है। मैंने बताया था बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं। एक में हम करते हैं अध्ययन वनस्पतियों का। किसका करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं हम, तो उन वनस्पतियों में हम समस्त जो है पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वनस्पतियों का अध्ययन जो करते हैं हम करते हैं बॉटनी में। किसमें करते हैं? बॉटनी में। और समस्त जंतुओं का जो अध्ययन हम करते हैं, जंतुओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? जूलॉजी में, ठीक है, ये करते हैं जूलॉजी में। तो जूलॉजी और बॉटनी की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले हम बॉटनी की बात करते हैं। किसकी करते हैं? बॉटनी की। तो बॉटनी ग्रीक वर्ड है बोटेन, ठीक है, उससे हुई है, ठीक है। जो बोटेन वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ है टू ग्रेज, जिसे चरा जा सके, है ना। बल्कि जो एक वर्ड और भी है बोस्किन। बोस्किन का मतलब होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, ठीक है। तो जो बॉटनी जो उत्पत्ति हुई बोस्किन और एक वर्ड है बोटेन, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। तो बोटेन का मतलब होता है हर्ब या प्लांट, है ना, साग सब्जी जो होती है। और एक वर्ड है बोस्किन, है ना, बोस्किन, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू ग्रेज, जिसे चला जा सके। तो दोनों के मिलने से जो ये बॉटनी वर्ड हुआ है, ठीक है। अब जूलॉजी का क्या फंडा है? ये जून का मतलब एनिमल, ये भी ग्रीक वर्ड है। जून का मतलब क्या होता है? एनिमल। और लोगोस का मतलब स्टडी, ठीक है, टू स्टडी, यानी कि समस्त एनिमल की हम स्टडी जिस जीव विज्ञान की शाखा हम करते हैं उसको हम बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी की उत्पत्ति हुई है, दो ग्रीक वर्ड थे जून और लोगोस, है ना, तो इस वजह से जूलॉजी की उत्पत्ति हुई है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे। अब जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न हमेशा सबको परेशान करता है, सबके साथ आता है, चाहे बॉटनी पढ़े कोई, चाहे जूलॉजी पढ़े, चाहे एनवायरमेंटल साइंस पढ़े, इवन फिलोसॉफी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो फिलोसॉफी जो पढ़ते हैं, उनके सामने एक समस्या आती है। हालांकि इसमें दो प्रकार का, एक तो वैज्ञानिक प्रश्न है ये, दूसरा एक आध्यात्मिक प्रश्न भी है। देखो बहुत से आपने देखे होंगे, संत देखे होंगे, बाबा देखे होंगे, या मौलवी या पुजारी, मतलब अलग जो आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं, वो जीवन की अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं ना। अच्छा, हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते, हम किसी को सही भी नहीं कह सकते, वो उनकी व्यक्तिगत वो है, उन्होंने जैसा जीवन को समझा उस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में हम जीवन को कैसे समझा सकते हैं? कोई बता सकता है कि है? ये बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है कि जीवन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान था। द्रव्यमान मतलब पिंड था एक पूरा बहुत बड़ा, और ऊर्जा थी।
वो आपस में किसी बिग बैंग थ्योरी, जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बिग बैंग थ्योरी भी आ रही है कि ये बहुत बड़ा एक पिंड था, वो टूट फूट हो गया तो उसमें बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत कहीं स्टार बन गया, कोई ग्रह बन गया, कोई उपग्रह बन गया, ये है। ठीक है, तो जब ये इन ग्रहों का निर्माण हुआ, हम तो अपनी पृथ्वी की सबसे पहले बात करते हैं। जब पृथ्वी हुआ तो पृथ्वी बहुत हॉट थी। कैसी थी? बहुत हॉट थी, बहुत गर्म थी। ठीक है, और यहाँ क्या थे, जो हमारे पदार्थ हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में थे। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में थे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो अब हम एलिमेंट जिनकी खोज करते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरोन है, कार्बन है, ये सारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी हैं ये सारे, ये सब थे। तो इन्होंने आपस में अलग अलग स्पेसिफिक रेशियो में आपस में क्या किया? कॉम्बिनेशन किया। जैसे एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ के मिला, क्या बन गया? H2 बन गया। अब इसी H2 के साथ ये हाइड्रोजन गैस बन गई। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा तो क्या बन गया? O2 बन गई। एक नाइट्रोजन था वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, क्या बना दिया उसने? N2 बन गया। एक नाइट्रोजन प्लस ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, NH2 बन गया है। फिर एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, NH3 बन गया। हो सकता है ना ऐसा? ऊर्जा थी ही, गर्म में बता ही रहा हूं, पानी से पूरी एकदम भरी हुई थी। तो देखो, जो ये H2 था, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गई तो H2O बन गया। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में रही होगी, इसीलिए हमारी पृथ्वी पर जो है इतना 71% जो पानी है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो कैसी है? हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? बताएगा कोई? बताई तो थी मैंने एक बार, हैं? जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? वो ऐसी है, कुछ इस तरीके की है ना, इस तरीके की तो है ना, इसको ऐसा कर लो, इस तरीके की हमारी पृथ्वी है ना। ये जो जो गड्ढे से हैं, ये यहाँ क्या भरा हुआ है? बताओ, क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है ना। हो गई ना चपटी सी थोड़ा। और ये जो उठे हुए उभार हैं क्या है? ये पहाड़ है। तो पानी यहाँ भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ना। और पृथ्वी इतनी गर्म है, पूरा पानी उबल रहा है, सूप जैसा हो रहा है। सूप बनाते हैं ना हम लोग, पहले तेल डाला, फिर लहसुन डाला, फिर टमाटर वमाटर सब्जी उब्जी काट कूट के उसमें डालते हैं ना, फिर मसाला डाला, जो भी डाल डूल के घुमाते हैं, वो उबलता रहता। तो ऐसे हमारी पृथ्वी पर जो गड्ढे थे, जो समुद्र थे, जो महासागर आज भी हैं, वो पृथ्वी बहुत गर्म है और पानी उसमें है ही। और ये एलिमेंट जो है डिजोल्व होके उसमें उबल रहे हैं। उबल के उन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया, अमोनिया बन गई, H2O बन गया, आपस में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ गई। किसी का जो एनर्जी के मिलने से हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बन गया हो सकता है बहुत सारे एसिड बन गए हो सकता है प्रोटीन बन गई हो सकता है न्यूक्लिक एसिड बन गया हो। जब न्यूक्लिक एसिड बना तो न्यूक्लिक एसिड इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और पहला न्यूक्लिक एसिड कौन सा था? RNA था। ठीक है, तो पहला जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो जब तक न्यूक्लिक एसिड नहीं बना तब तक जीवन हमारे यहाँ नहीं आया। और जैसे ही हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड बन गया तब जीवन का अस्तित्व समझ में आया। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो बना था उसको बोलते हैं प्रोजीनोट। क्या बोलते हैं? प्रोजीनोट वो जीव थे जो खाली हल्की सी प्रोटीन से मिल मिला के ऐसे थे। वो जो उसमें पड़ा हुआ था सूप जैसी स्ट्रक्चर, जो सूप जैसा पदार्थ पड़ा था समुद्र में घुला हुआ, उसी को वो खाने लगे। ठीक है, बहुत कम विकसित था, बस ये था कि वो पड़ा है, उसमें थोड़ी बहुत प्रोटीन होगी, हो सकता है कि उसमें न्यूक्लिक एसिड रहा होगा जब जीवित है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रहा हो। और वो जो है खाते रहे 1-8 लाख साल तक, 2-4 लाख साल तक वैसे ही चलता रहा। अब समुद्र में जो सूप है वो कभी तो कभी खत्म होगा। जब खत्म होने का कगार पर आया तो उनके पास प्रोटीन थी और प्लस इसमें क्या था? RNA था। इसमें अचानक से सडन चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ऐसा म्यूटेशन हो गया कि उसके अंदर एक पदार्थ और डेवलप हो गया। उस पदार्थ का क्या नाम है? क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरिम है ना। और पर्णहरिम हो जाए तो हमारे वायुमंडल में क्या था? पहले से कार्बन डाइऑक्साइड थी प्लस जल था ना, और सूर्य की रोशनी आई रही थी, तो क्या हो सकता था? प्रकाश संश्लेषण हो सकता था। क्या हो सकता था? प्रकाश संश्लेषण। तो समुद्र में पड़े हुए ये लोग, ठीक है, और इनके पास एक पिगमेंट और आ गया हरे कलर का, क्लोरोफिल नाम का। सूर्य का प्रकाश आ ही रहा था, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में थी, जल में ये पड़े ही थे,
तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के और पर्णहरिण ने सूर्य के प्रकाश में इनको जोड़ दिया, क्या बन गया? C6H12O6 बन गया। क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज। और ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी जो शरीर है उसको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी करेंसी क्या है? एनर्जी किस फॉर्म में वो बनाता है, किस फॉर्म में वो यूज करता है, स्टोर कैसे कर रखता है? एटीपी की फॉर्म में, समझ रहे हो ना? तो ग्लूकोज जो है उसको जलाकर एनर्जी किस रूप में निकाली जाती है? वो निकाली जाती है एटीपी की फॉर्म में, और उस एटीपी का हम यूज करके अपना काम धंधे में ऊर्जा ले लेते हैं, ऊष्मा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऐसे जो हमारा जीवन, मैं आपको ब्रीफ एकदम बता देता हूँ कि ऐसे हमारा जीवन लगभग यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, अब एक बात है बहुत महत्वपूर्ण कि सबसे पहले अब हम एक बात देखेंगे कि हम सजीव कहेंगे किसको। अब तक तो समझ में आया कि जीवन कैसे शुरू हुआ। अब हम बात देखेंगे कि भाई ये तो हमें पता है कि जीवन को हम कैसे कहेंगे। वैसे बताएं आपको हम एक बार कि जो एलिमेंट हैं, हमारी डेथ कैसे होती है। देखो, हमारा जो शरीर मिलकर बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अंगों से मिलकर बना हुआ है। किससे? अंगों से। वो अंग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, एक समन्वय में रहते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। ठीक है, ऑर्गन से मिलकर बना है, और वो ऑर्गन किससे मिलकर बने हुए होते हैं? टिश्यूज से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज से। तो टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं वो हमारे जो ऑर्गन होते हैं, और वो टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से, कोशिकाओं से। ठीक है, तो वो कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं, और कोशिकाएं जो हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, जो जुड़ी रहती हैं, तो कोशिकाएं भी तो, कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं भी तो किसी चीज से मिलकर बनी होंगी। वो बनी होती है कोशिकांगों से, सेलुलर ऑर्गेनेल से। और वो ऑर्गेनेल किससे मिलकर बने होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है ना? इनसे मिलकर बने होते हैं। तो हम पहुंच गए ना वहीं। और वो मैक्रोमोलिक्यूल किस चीज से मिलकर बने हैं? एटम से। किससे मिलकर बने हैं? एटम से। तो वो जो एटम होते हैं, वो जो एटम होते हैं, तो एटम आ गए ना हम एलिमेंटल फॉर्म पर। तो मैंने जो बताया था कि इस ब्रह्मांड में क्या थे? एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट थी। उन्होंने एक स्पेसिफिक रेशियो में, स्पेसिफिक अनुपात में अपने आप को कंबाइंड किया, जोड़ा है। जोड़ने के बाद कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना दिया, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल बना दिए, न्यूक्लिक एसिड बन गया, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड आ गया, जीवन शुरू हो गया। जब जीवन शुरू हो गया, अब यहाँ एक समस्या ये आती है कि चलो जीवन शुरू हो गया, लेकिन अब हमारे आसपास तो बहुत सारी पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है? तो उनके कोई ना कोई हमारे पास पहचान होना चाहिए कि भाई हम सजीव किसको कहेंगे, निर्जीव किसको कहेंगे, है ना? तो हमारे पास कुछ ऐसे लक्षण होना चाहिए ना। तो देखो, हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, है ना? स्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पान पर। किस पर? लाइफ स्पान पर। इसको बोलते हैं जीवन चक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, है ना? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र बोल सकते हैं, या जो उसका जितने समय उसकी उम्र होती है ना? लाइफ स्पान का मतलब होता है कि कितने साल वो जिया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी जीव है उसका क्या होगा? जन्म होगा। क्या होगा? जन्म होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? वो बताओ, जन्म हो गया, उसके बाद फिर वो चाइल्डहुड आएगा ना, फिर उसके बाद वो वयस्क बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, सबसे पहले होगा उसका बर्थ, उसके बाद फिर वो एडल्ट होगा, एडल्ट होने के बाद फिर क्या होगा? उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद क्या होगा? उसके फिर बच्चे होंगे, है ना? चिल्ड्रेन। और फिर वो क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा, है ना? वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। ये चिल्ड्रेन जो थे, इसका जन्म हो गया, इसका बाद वयस्क हुआ, ओल्ड हुआ, और ये फिर डेथ हो गई। समझ में आया कुछ? तो ये सारा क्या था? ये जीवन चक्र ही तो था, ये लाइफ साइकिल ही तो थी। तो जब से वो पैदा हुआ
और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, इसको बोलते हैं लाइफ स्पान, उसका जीवन काल। क्या बोलते हैं इसको? उसका जीवन काल बोलते हैं। देखो, जो ये हमारा जीव है, जो हमारा कोई भी जीव है, उसका जीवन काल अलग अलग होता है कि नहीं होता? हर जीव की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। कोई अंडे देता है, कोई बच्चे देता है, कोई उसके रिजनरेशन से उसके टुकड़े हो जाए उससे डेवलप हो जाता है ना। तो देखो, जैसे इसका पौधा है, गेहूं का पौधा है, गेहूं के पौधे की उम्र कितनी है? 4-5 महीने। धान की 4-5 महीने। केले की बताएगा कोई? केले की उम्र कितनी होती है? 25 से लेकर 35 साल तक होती है केले की उम्र है। तोते की कितनी होती है? 140 साल। हाथी की 90 साल। मनुष्य की अब तक एवरेज 70 साल थी, लेकिन अब वो घट के 50-55 साल रह गई है, क्योंकि हम लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया है। देखो क्या होता है, हमने आपको बताया था जीवन जो शुरू हुआ है, जीवन कैसे शुरू हुआ है? एक स्पेसिफिक मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में एलिमेंट का आपस में कॉम्बिनेशन है। जब वो कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से रहेगा, डिसेंट तरीके से रहेगा, तो जीवन हमारा चलता रहेगा। लेकिन जब वो अनुपात बिगड़ने लगता है, तब हमको क्या होना शुरू हो जाता है? इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, हमको बीमारी वाले लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो जब वो बीमारी वाले लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो बीमार क्यों पड़े? क्योंकि हमारा जो एलिमेंटल जो रेशियो, वो अनुपात जो वो बिगड़ने लगा। समझे मेरी बात? जब वो बिगड़ने लगा तो क्या होगा? हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। अब जब से ये पेस्टिसाइड की जो रिवोल्यूशन आया है, पेस्टिसाइड की जो क्रांति आई है कि खेतों में खरपतवार मारो, उससे ज़्यादा पैदावार होगी, मैं मानता हूँ ज़्यादा पैदावार होगी, लेकिन हम बताएंगे आपको कि जो हम दवाइयाँ छिड़कते हैं वो पौधे पर चिपकी रहती हैं, पौधे पर लगी रहती हैं, वो एब्जॉर्ब कर जाती है पौधे में, और पौधे के जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू में इकट्ठा रह जाती हैं। उसको खाते हैं हम लोग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाते हैं। जैसे घास हमने खाई, घास को जो घास है, हमने जिस घास पर अब दवाई छिड़की, उसको मान लो खा लिया बकरी ने, और बकरी का लोग मीट खा जाते हैं। तो वो जो दवाई छिड़की थी वो कहाँ पहुँच गई? मनुष्य के पास पहुँच गई। या हमने क्या किया? हमने घास छिड़की अपनी फसल पर, उस फसल को किसने खा लिया? उस फसल को किसने खा लिया? टिड्डे ने। और टिड्डे को कौन खा गया? मेंढक। और मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने। और सांप को खा लिया चील ने, गिद्ध ने। जब चील ने, गिद्ध ने खाया, तो जो हमने पेस्टिसाइड उसमें छिड़का था खेत में, वो पौधे में रहा, कम क्वांटिटी रही। टिड्डे ने बहुत सारी पत्तियां खाई, उसके शरीर में इकट्ठा होता चला गया। वो इस इकट्ठा होने को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। उस टिड्डे को खा लिया मेंढक ने, तो उसने बहुत सारे टिड्डे खाए। वो टिड्डे के शरीर में जो इकट्ठा हो गया था पेस्टिसाइड, वो उसके मेंढक के टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो गया। जब मेंढक के टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो गया, अब क्या हुआ भाई? अब हुआ ये कि उस मेंढक को खा लिया सांप ने। अब सांप तो बहुत सारे मेंढक खा लेता है पूरे सत्र में, है ना, पूरे सीजन में। तो उसने जो बहुत सारे मेंढक खा लिए, तो जो पेस्टिसाइड की मात्रा कम थी टिड्डे में, वो बहुत सारे मेंढकों ने टिड्डे खा लिए, बहुत सारे टिड्डों को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को खा लिया सांप ने, बहुत सारी मात्रा जो इकट्ठी होती चली गई। समझ रहे हैं आप? और वो चला गया सांप में, और ऐसे ही 2-4 सांप जो खा लिए चील ने। तो वो पेस्टिसाइड कहाँ चला गया? आखिर अल्टीमेट किसमें पहुंच गया? चील में पहुंच गया। अब चील, मान लो मादा चील थी, फीमेल थी, उसको एग लेइंग करनी थी, उसको अंडे देने थे। तो उस पेस्टिसाइड ने क्या प्रभाव डाला? उसने प्रभाव 2-3 तरीके से डाला। एक प्रभाव ये महत्वपूर्ण ये है कि वो जो पेस्टिसाइड था, उसने उसकी जो ओवरी थी उसको प्रभावित कर दिया। या तो अंडे ही नहीं बनेंगे, और अंडे बनेंगे तो अंडे के ऊपर जो कवच होता है, सेल होता है, वो इतना कमजोर रहेगा कि जैसे वो एग लेइंग करेगी वो अंडे फूट जाएंगे। अब बताइए, एक जनसंख्या है किसी भी प्रजाति की, कोई प्रजाति है, उसके 80%, 90%, 50% ऐसे जीव हैं जो जिनके अंडे जो है फूट जा रहे हैं बच्चे देने से पहले, तो उनकी तो संतान पैदा ही नहीं होगी। इसीलिए जितने भी गिद्धे सारे के सारे गायब होते चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ह्यूमन के केस में क्या हो रहा है? ये सेम पेस्टिसाइड, अब जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी महिलाएं, अब देखोगे, आप पूछ के देखो अल्ट्रासाउंड करो, क्या निकला? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ये निकल रहे हैं लड़कियों में। छोटी छोटी लड़कियों में बताओ, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, 15-15 साल की, 14-14 साल की, उनमें जो मैरिड, जो एज्ड हैं, उनमें तो हो ही रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में समस्या हो रही है। हर तीसरा व्यक्ति, हर तीसरी महिला इस चीज़ से परेशान है। कहाँ से आए? हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। लाइफ स्टाइल चेंज होने मतलब ये कि हमारे लाइफ स्पान पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। तो लाइफ स्पान समझ में आया? जो जीवन काल है समझ में आया?
ऐसे जो जीवन काल होता है। ठीक है, चलिए तो सजीवों का सबसे पहला लक्षण क्या है? जीवन चक्र और जीवन काल। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं कोशिकीय संगठन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय संगठन, है ना। तो देखो कोशिकीय संगठन कैसा होता है? कोशिकीय संगठन, ठीक है, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है तो वो जीव जो है किस चीज से मिलकर बना होगा? अब ये बताओ, हमारा घर है, हमारा घर किस चीज से मिलकर बना है? बताएगा कोई? ईंटों से। किससे मिलकर बना है? ईंटों से। तो जो हमारा शरीर है सेम ऐसे ही, जैसे मकान पूरा बना हुआ ईंटों से, उसमें देखो उसमें लोहा भी लगा है, उसमें सीमेंट भी लगी है ना, उसमें सरिया भी लगी हैं, खिड़की दरवाजे भी लगे हैं। सेम ऐसे ही हमारी कोशिकाओं के भी साथ होता है। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो सारी शरीर तो बनाती हैं, लेकिन कहीं फैट ज़्यादा है, कहीं प्रोटीन ज़्यादा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना, अलग अलग मात्रा में है, लेकिन बनी है अल्टीमेट वो किससे? कोशिकाओं से। तो जितने भी जीव होंगे इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जो भी कोई भी जीव होगा, तो जीव का ये महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके बिना यदि किसी के अंदर कोशिका नहीं है, इसके अंदर कोशिका नहीं है, कोई जीव है ऐसा जिसके अंदर कोशिका नहीं है, वो सजीव नहीं कहलाया जा सकता। तो कोशिकीय संगठन ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, और इसीलिए हम कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है? कोशिका जो है मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसी भी जीव की। ठीक है, कोई भी जीव है, इसीलिए बोलते हैं कि जब तक एक कोशिका नहीं होगी, देखिए सबसे छोटा जीव होगा वो एक कोशिकीय होगा, और बहुकोशिकीय जीव तो उसमें बहुत सारी कोशिका हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसमें कोशिका ना हो। तो कोशिका सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। आइदर इट में भी यूनिसेलुलर और में भी मल्टीसेलुलर, यदि वो एक कोशिकीय तब भी और बहुकोशिकीय है तब भी। इसमें कोशिका, कोई भी जीव ऐसा है ही नहीं जिसमें कोशिका नहीं है, और जिसमें कोशिका नहीं है उसको हम सजीव नहीं कह सकते। हालांकि देखो क्या है, वायरस है, जैसे वायरस में क्या है, खाली प्रोटीन कोट है और उसमें आरएनए होगा या डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसमें एंजाइमिक सिस्टम या ये प्रोटोप्लाज्म वगैरह कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम उसको, वो बड़ी एक जो कंट्रोवर्सी उस पर चल रही है, इसको लिविंग में रखें कि नॉन लिविंग में रखें। तो वैज्ञानिकों ने उसको लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख रखा है कि ना तो लिविंग है ना ही वो लिविंग है, उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं थोड़ा थोड़ा। कैसे? उसको बोतल में रख दिया तो 20 साल 200 साल रखते रहो, ठीक है, 100-200 साल उसको रखते रहो, और यदि वो किसी भी जीव के अंदर पहुंच गया तो वो फिर लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे। वो अपने एक वायरस से 2 वायरस, 2 से 4 अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, अपना गुणन करना शुरू कर देगा, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये इसमें लिविंग वाले कैरेक्टर है। और उसके शरीर में प्रोटीन पाई जाती है, ये भी लिविंग का कैरेक्टर है, और जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, ये भी लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकती, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। मिट्टी में पड़ा ही रहेगा, बोतल में बंद कर रख दो पड़ा ही रहेगा, शीशे में रख दो पड़ा ही रहेगा, उसको क्रिस्टल कर लो पड़ा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो लिविंग पाएगा वहां जाकर अपने को एक्टिवेट कर लेगा। तो वायरस को हम क्या बोलते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोलते हैं। इसके अलग अलग वो जो वायरस पढ़ाएंगे तब समझाएंगे विस्तृत में, ठीक है। अगला लक्षण क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब क्या है? प्रोटो का मतलब समझो फर्स्ट। देखो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, यदि बायो रटनी पड़ी तो हमारा पढ़ाना बेकार है। हम कोशिश करेंगे
कि आपको कोई चीज़ रटनी, आपको कोई फैक्ट है, जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सन वगैरह है, किसी साइंटिस्ट का नाम, वो बात एक अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बेस बातें हैं वो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोटो का मतलब क्या है? फर्स्ट। और प्लाज्मा का मतलब क्या है? वो लिक्विड, ये वो पदार्थ है ना, वो लिक्विड वो पदार्थ जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी तो कोई मतलब ही नहीं इसके बिना। तो एक थे थॉमस हक्सले, उन्होंने कहा था, एक साइंटिस्ट थे थॉमस हक्सले, उन्होंने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, उसका नीचे वाला हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखो, आज मैं आपको भगवान के दर्शन करवाता हूँ साक्षात। कैसे करवाता हूँ? हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से मिलकर बना है ना। एलिमेंट्स ने, एलिमेंट मतलब एटम ने मतलब मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल ने फिर ऑर्गेनेल बनाए, ऑर्गेनेल से फिर कोशिका बन गई, कोशिका मिलके क्या बना? टिश्यू बना, और टिश्यू बनने से क्या बना? ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, बॉडी बन गई। ये है ना। हमको ये पता है हमारे शरीर में इतने प्रतिशत पानी पाया जाता है, इतने प्रतिशत सोडियम पाया जाता है, इतने प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया, सारा हमारे पास डेटा है। ठीक है, हमको सब कुछ पता हमारे शरीर में कितना क्या क्या पाया जाता है। हम उतनी ही मात्रा में यदि मिलाकर हम जीवन शुरू करना चाहते हैं, हम जीवन शुरू नहीं कर पा रहे। बस ये है भगवान, ये है आत्मा, यही है कोई एनर्जी जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल फोर्स, इसी को बोलते हैं केमिकल फोर्स, इसी को बोलते हैं फिजिकल फोर्स, इसको बोलते हैं फिजिकल फोर्स। ठीक है, तो हम उस जीवन को शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, उस जीवन को शुरू नहीं कर पा रहे, जबकि हमको सब कुछ मालूम है कि हम कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा एलिमेंट हमारे शरीर में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था A.K. डुजार्डिन। ठीक है, A.K. डुजार्डिन एक साइंटिस्ट थे। तो A.K. डुजार्डिन ने क्या किया था? इसकी खोज की थी 1835 में। ठीक है ना, A.K. डुजार्डिन। मैं इसको दोबारा लिखता हूं। हक्सले ने क्या बोला था इसको? ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है ना। हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जीवन की आधारशिला है, जीवन की आधारशिला है। मार्कर की इंक भी खत्म हो गई, आधारशिला है। ठीक है, किसने कहा था? ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था HUXLAY, है ना, हक्सले ने कहा था ये बात। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? 1835 में खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने खोज की थी? डुजार्डिन। ठीक है, नाम दिया था सारकोड, इसको कहा था इन्होंने सारकोड। ठीक है, अभी हमारे पास फैसिलिटी कम है, हमारे पास अभी सुविधाएं कम हैं। जितना भी हो पा रहा है हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी समस्या हो आप बिल्कुल लिख दें, बोल दें, बता दें हमको, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार की। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे से हम परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कम सुविधाओं में जितना हम दे सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब भी जितनी हमारे पास सुविधा हो जाएंगी, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, हम सुधार करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, एक है पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे ने इनको नाम दिया, इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या किया इन्होंने? इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे उनका नाम था। जेई, जे के ने ये गड़बड़ हो जाता है ना, जेई पुरकिंजे
हमने इसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस इतनी ही, अगली कक्षा में फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप अपनी जो भी आपकी किताब है उसको पढ़ लें। ठीक है, ओके।